आज के लेक्चर में हम काइनेमैटिक्स वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो हम करने लगे हैं वो है मैकेनिक्स की, कि मैकेनिक्स किसको कहते हैं। मैकेनिक्स एक ब्रांच है साइंस की। कौन सी ब्रांच है, इसके अंदर हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। अगर फोर्सेस जो हैं वो किसी बॉडी पे, किसी पॉइंट पे या किसी सेट ऑफ बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करती हैं, तो उनके एक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको मैकेनिक्स कहते हैं। साइंस है, ये कंसर्न है विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के एक्शन से कंसर्न है इसका ऑन द बॉडीज़ के ऊपर। लेकिन मैंने इन डिटेल कहा, ज़रूरी नहीं है कि बॉडीज़ पर हो, वो सेट ऑफ बॉडीज़ भी हो सकता है, वो एक बॉडी भी हो सकती है, वो सिर्फ एक पार्टिकल भी हो सकता है। जब भी आपके पास फोर्सेस एक्ट करेंगी किसी पार्टिकल पे, बॉडी पे या सेट ऑफ बॉडीज़ पे, तो फोर्सेस के एक्शन को जब हम स्टडी करेंगे तो जिस ब्रांच के अंडर हम उसको स्टडी करेंगे या उस स्टडी को हम जिस ब्रांच में कंसिडर करेंगे, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम मैकेनिक्स कहते हैं। जब फोर्सेस किसी पार्टिकल पे, बॉडी पे या सेट ऑफ बॉडीज़ पे एक्ट करती हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सोचें, क्या दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? हो सकता है उन फोर्सेस के एक्शन की वजह से बॉडी मूव करना शुरू कर दे, और हो सकता है उन फोर्सेस के एक्शन के बावजूद बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे। इसी बेस के ऊपर कि फोर्सेस के एक्शन के बाद बॉडी या सेट ऑफ बॉडीज़ हमारे पास जो है वो मूव कर रहा है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है, हम मैकेनिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। वो दो ब्रांचेस एक स्टैटिक्स है और एक डायनामिक्स है। जब फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट करती हैं तो वो बॉडी हो सकता है मूव करे, हो सकता है मूव ना करें। फोर्सेस के एक्शन की स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। लेकिन फोर्सेस के एक्शन के बाद जब बॉडी या सेट ऑफ बॉडीज या पॉइंट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे या मूव करे, अकॉर्डिंगली हम मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस बना रहे हैं। स्टैटिक्स जो है, हम उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें फोर्सेस के एक्शन के बावजूद जो है, जो बॉडी है या जो बॉडीज़ हैं वो रेस्ट में रहें। फोर्सेस एक्ट करें, फोर्सेस के एक्शन के बाद बॉडीज़ जो हैं रेस्ट में रहे। फोर्सेस के एक्शन को हम स्टडी करें तो जिस ब्रांच के तहत हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स की, उस ब्रांच को स्टैटिक्स कहते हैं। और जब फोर्सेस एक्ट करने के बाद बॉडी मूव करना शुरू कर दे तो हम उस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को डायनामिक्स कहते हैं। एक्शन ऑफ फोर्सेस स्टडी किया जाता है उन बॉडीज़ के ऊपर जिनमें मोशन प्रोड्यूस हो जाए। फोर्सेस एक्ट करें, फोर्सेस के एक्शन से बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो जाए, तो ऐसी सूरत में जब हम फोर्सेस के एक्शन को स्टडी करेंगे तो वो जिस ब्रांच के अंडर आएगी स्टडी, हम उसको डायनामिक्स कहते हैं। जब फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं या पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं या सेट ऑफ बॉडीज़ पे एक्ट कर रही हैं और उस सिस्टम ने मूव करना शुरू कर दिया है, तो हम फोर्सेस की स्टडी को डायनामिक्स कहेंगे। लेकिन फोर्सेस की स्टडी करते वक्त हम मज़ीद इसकी दो ब्रांचेस बनाते हैं। हो सकता है फोर्सेस के एक्शन के बाद जब हम स्टडी करें तो हम फोर्सेस को स्टडी ना करें, सिर्फ उनके एक्शन में जो कुछ हो रहा है उसको स्टडी करें। और हो सकता है हम ये बात भी स्टडी करें कि फोर्सेस के कम करने से या ज़्यादा करने से उस एक्शन में क्या चेंज आएगी। फोर्सेस ने एक सिस्टम के ऊपर एक्ट किया, उस सिस्टम ने मूव करना शुरू कर दिया। फोर्सेस के एक्शन की स्टडी को हम डायनामिक्स कहेंगे। डायनामिक्स की हम दो ब्रांचेस बना रहे हैं, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। फोर्सेस ने एक्शन किया, बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया। अब हम फोर्सेस के एक्शन को स्टडी कर रहे हैं। एक्शन को स्टडी करते वक्त अगर हम क्या करें कि सिर्फ डिस्कस करें उस बॉडी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को,
उसकी वेलोसिटी को, उसके एक्सेलरेशन को, और हम उस पे जो फोर्सेस हैं उनको इन्वॉल्व ना करें उस स्टडी के अंदर। सिर्फ फोर्सेस के एक्शन की वजह से जो कुछ हो रहा है, जो उसमें मोशन प्रोड्यूस हो रही है, वेलोसिटी है, उसमें एक्सेलरेशन है, उनको स्टडी करें तो हम उसको काइनेमैटिक्स कहते हैं। और अगर हम स्टडी करते हुए फोर्सेस की भी रिलेशन बनाना शुरू कर दें वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, तो हम उस ब्रांच ऑफ डायनामिक्स को काइनेटिक्स कहते हैं। हमारे पास वो ब्रांच जिसमें हम रिलेशन बनाते हैं बिटवीन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी एंड द रिजल्टिंग मोशन, हम उस ब्रांच को क्या कहते हैं? काइनेटिक्स कहते हैं। तो आज हमने स्टडी किया है कि मैकेनिक्स क्या है, फिर हमने मैकेनिक्स की ब्रांचेस स्टैटिक्स और डायनामिक्स को स्टडी किया है, और फिर हमने देखा है कि डायनामिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक काइनेटिक्स और एक काइनेमैटिक्स। काइनेटिक्स के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो हम फोर्सेस को भी स्टडी करते हैं और उनके एक्शन की वजह से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह को भी स्टडी करते हैं। और काइनेमैटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम फोर्सेस के एक्शन की वजह से जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, हम उनको स्टडी करते हैं, लेकिन फोर्सेस के साथ उनकी रिलेशन नहीं डेवलप करते हैं। और आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स को। काइनेमैटिक्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हम स्टडी करने लगे हैं वो है वेलोसिटी। फर्ज करें हमारे पास एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, उस पर फोर्सेस ने एक्शन किया, उसने मूव करना शुरू कर दिया, और ये मोशन किसी प्लेन के अंदर है। हम सिर्फ ऐसी मोशंस को स्टडी करेंगे जो प्लेन में हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ कहीं एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे फोर्सेस ने एक्ट किया, फोर्सेस के एक्शन की वजह से इसने मूव करना शुरू कर दिया। ये से इसका पाथ है, ये इस पाथ के लॉन्ग जो है मूव करता चला जा रहा है। एक पार्टिकल P है, इसके ऊपर फोर्सेस ने एक्ट किया, इस पार्टिकल ने मूव करना शुरू कर दिया। एक वेक्टर बनाया जिसकी टेल ओरिजिन और हेड P है। इस वेक्टर को हम कॉमनली डिनोट किया करेंगे R से। जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता चला जाएगा उसकी पोजीशन चेंज होती चली जाएगी, जो वेक्टर R है वो भी चेंज होता चला जाएगा। ये जो वेक्टर हमने बनाया है इसको हम R से डिनोट करते हैं। ऐसा वेक्टर जिसकी टेल ओरिजिन है और जिसका हेड वो पॉइंट P है जिस पे फोर्स एक्ट कर रही थी और फोर्स के एक्शन की वजह से पार्टिकल मूव कर रहा था। जब पार्टिकल पे फोर्स एक्ट करेगी और पार्टिकल मूव करेगा तो पार्टिकल की मोशन से कोई ना कोई कर्व बनेगी, कोई ना कोई पाथ बनेगा। हो सकता है पार्टिकल मूव करे और उसकी मोशन से जो कर्व बने वो एक सर्कल बन जाए, यानी पार्टिकल सर्कल के लॉन्ग मूव करता चला जाए। हो सकता है पार्टिकल मूव करता चला जाए पैराबोला के लॉन्ग, पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट करे और उन फोर्सेस की वजह से पार्टिकल पैराबोला के अलॉन्ग मूव करे, उसकी मोशन से जो कर्व बने वो पैराबोला बने। किसी भी पार्टिकल के ऊपर जब फोर्सेस एक्ट करती हैं और वो पार्टिकल मूव करता है और उसकी मोशन की वजह से पाथ बनता है, कोई कर्व बनती है, उस पाथ को, उस ट्रेस्ड होने वाली कर्व को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री या ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी मोशन की वजह से कोई पाथ बन रहा है, वो कोई भी कर्व हो सकती है। वो जो पाथ, वो जो कर्व बनेगी, वो जो पाथ ट्रेस होगा, हम उसको ट्रेजेक्ट्री या ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल कहेंगे। पार्टिकल के ऊपर जब फोर्सेस एक्ट करती हैं, पार्टिकल मूव करता है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है r वो चेंज होता चला जाता है। r का जो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, r डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, r उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। r का जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है हम उसे वेलोसिटी कहते हैं या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, और अगर r पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है तो वेलोसिटी इसका रेट ऑफ चेंज dr/dt के इक्वल होता है। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स या फोर्सेस तो उसकी मोशन से उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो चेंज होता है,
उस पोजीशन वेक्टर का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। अगर उसका पोजीशन वेक्टर r है तो वेलोसिटी dr/dt के इक्वल हुआ करती है। इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हम फार्मूला वगैरह ड्राइव नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ें सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो वेलोसिटी जो है वो dr/dt के इक्वल है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं? दो चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो मीटर हो और टाइम का यूनिट सेकंड हो तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर्स हो और टाइम का यूनिट सेकंड हो तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। वेलोसिटी का यूनिट डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है और टाइम का यूनिट क्या है। अगर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट किलोमीटर्स हो, टाइम का यूनिट आवर्स हो तो वेलोसिटी के यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आर हो जाएंगे। इसी तरह से फीट पर सेकंड भी हो सकते हैं। यहाँ मैंने फार्मूला ड्राइव नहीं करवाने हैं, मेरा काम आपको चीज़ें रिवाइज करवाना है। नेक्स्ट चीज़ जो हम रिवाइज करने लगे हैं वो है एक्सेलरेशन। आप पढ़ते आए हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। v जो है वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज आपको मालूम है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो डेरिवेटिव होगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। इसको हमने कहा, हम क्या कहा करेंगे? एक्सेलरेशन कहा करेंगे। तो हमारे पास अगर v वेलोसिटी है और a उसका एक्सेलरेशन है तो a बेसिकली dv/dt के इक्वल है। लेकिन अभी आपने देखा इससे पहले कि वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल है? dr/dt के। तो अगर dr/dt को एक दफ़ा फिर से डिफरेंशिएट करें, d/dt लें उसका, तो वो d2r/dt स्क्वायर होगा। इसीलिए हम एक्सेलरेशन को d2r/dt स्क्वायर भी कह सकते हैं। और एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होंगे? इसमें दो दफ़ा रेट ऑफ चेंज निकाला है डिस्प्लेसमेंट का, पहले एक दफ़ा टाइम के रिस्पेक्ट से तो वेलोसिटी बनी है, दूसरी दफ़ा टाइम के रिस्पेक्ट से तो एक्सेलरेशन बना है। अगर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट जो हैं वो मीटर्स हों और टाइम के यूनिट सेकंड हो तो एक्सेलरेशन के यूनिट जो हैं वो मीटर पर सेकंड होंगे, जिसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी v हो तो एक्सेलरेशन dv/dt है। और अगर पार्टिकल की मोशन का पोजीशन वेक्टर जो है वो किसी भी टाइम पर r था तो ये एक्सेलरेशन को d2r/dt स्क्वायर भी कह सकते हैं। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से रिलेटेड एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। आपके पास एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है इन सच अ वे दैट इट्स पोजीशन एट एनी टाइम इज डिस्क्राइब्ड बाय, इसकी पोजीशन जिसको हम r से डिनोट करते हैं वो इस फार्मूले से गिवन है। इस फार्मूले में आप टाइम की डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो आपको उस पार्टिकल की पोजीशन r जो है वो मिलती चली जाएगी। और हमें मालूम करना है इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हमें मालूम ही है कि वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल है? dr/dt के। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है r, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। और हमें मालूम है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है? वो dv/dt के है। तो हम मालूम करना चाहते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फार्मूला हमारे पास मौजूद हैं। डेरिवेटिव लेना हमें आता है कि जो r है इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास dr/dt यानी वेलोसिटी आ जाएगी। dr/dt मालूम कर रहे हैं, इस फर्स्ट कंपोनेंट में i के साथ t³ का डेरिवेटिव 3t², t² का डेरिवेटिव 2t। j के जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें डेरिवेटिव लेते हैं, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t और साइन स्क्वायर t का पावर प्लस चेन रूल अप्लाई करेंगे। पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर 1 कम हो गई और फिर साइन का डेरिवेटिव लेंगे cos t। और k के कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स अलॉन्ग z एक्सिस, इनका डेरिवेटिव लेते हैं e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t और log t का डेरिवेटिव 1/t। ये जो हमने dr/dt मालूम किया है
यही इस पार्टिकल की वेलोसिटी है। उसने कहा था वेलोसिटी मालूम करें, हमने डेरिवेटिव लिया, वेलोसिटी मालूम हो गई। सेकेंडली उसने कहा है एक्सेलरेशन मालूम करें। ये जो वेलोसिटी आ गई है इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहे हैं, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसमें आई कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 3t² का 6t हो जाएगा, 2t का 2 हो जाएगा। और ये जो j के कोफिशिएंट्स हैं इनमें डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे ये जो मेरे पास 2 sin t cos t था, इसको हमने sin 2 थीटा का फार्मूला लगा के sin 2t में चेंज कर लिया है। डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस sin t का डेरिवेटिव cos t आ जाएगा, sin 2t का डेरिवेटिव cos 2t और फिर 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। और इसमें लास्ट में डेरिवेटिव लेते हैं, e पावर t का डेरिवेटिव e पावर t हो जाएगा और 1/t का डेरिवेटिव लेने के लिए हम इसको न्यूमरेटर में लिख लेंगे t पावर -1 और पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को एक कम करेंगे तो ये -1/t² इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये जो वेलोसिटी का डेरिवेटिव आया है dv/dt, यही बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो ये हमने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हमें किसी पार्टिकल की मोशन का पोजीशन वेक्टर r मालूम हो तो उसके डेरिवेटिव लेने से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मालूम किए जा सकते हैं। और अब हम सीखने लगे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कुछ डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम सीखने लगे हैं कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं कह ही रहा था कि ये जो आपके पास वेलोसिटी आई है इसमें आई के साथ कुछ कोफिशिएंट है। ये जो आई के साथ कोफिशिएंट है हम इसको कहेंगे ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग आई या अलोंग एक्स एक्सिस। जो हमारे पास जे का कोफिशिएंट है वेलोसिटी के फार्मूले में हम उसको कहेंगे वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है। और इसी तरह से जो हमारे पास के साथ कंपोनेंट आएगा, जो के का कोफिशिएंट होगा हम उसको कहेंगे वो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग जी एक्सिस है। कार्टेशियन कंपोनेंट्स की बात करने लगे हैं तो वेलोसिटी के कार्टेशियन कंपोनेंट्स यानी कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे। ये मोशन इन स्पेस की बात है, लेकिन हम जो मोशन कर रहे हैं स्टडी वो मोशन इन प्लेन है। अगर हमारे पास जो है पी एक्स वाई पोजिशन है ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t, तो r कैसे मालूम करेंगे? अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x, y हैं, जो r वेक्टर है वो हमने कहा OP वेक्टर होता है। O के कोऑर्डिनेट्स आपको याद हैं 0 0 होते हैं, तो OP वेक्टर कैसे बनेगा? हेड में से टेल के कोऑर्डिनेट्स माइनस करके हम वेक्टर r को लिख सकेंगे xi प्लस yj। ये हमारे पास वेक्टर r आ गया है, वेक्टर r xi प्लस yj है। मुझे मालूम करने हैं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। कार्टेशियन कंपोनेंट्स यानी कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस और कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। बेसिकली जब मैं वेलोसिटी को इस शेप में लिख दूं i प्लस j, तो जो i के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा i का, हम उसको कहेंगे वो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग i या अलोंग x एक्सिस है। और जो j का कोफिशिएंट आएगा हम उसको कहेंगे वो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस है। कंपोनेंट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इन दोनों के सम से वेक्टर v बन रहा है, तो ये दोनों इस v के पार्ट्स हैं, v के कंपोनेंट्स हैं। ये v का वो कंपोनेंट है जो x एक्सिस की डायरेक्शन में है, जो x एक्सिस के अलोंग है। ये वो कंपोनेंट है जो y एक्सिस के अलोंग है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँ dr/dt, तो वो मेरे पास वेलोसिटी आ गई। i के साथ मेरे पास यहाँ dx/dt आ रहा है, j के साथ dy/dt आ रहा है। ये जो मेरे पास dx/dt है इसको कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कहेंगे या x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी कहेंगे। और जो dy/dt है इसको कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस या y कंपोनेंट भी कहेंगे। ये दोनों जो dx/dt और dy/dt हैं इनको हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को मालूम किया है इन फॉर्म ऑफ i प्लस j। जो i के साथ पार्ट आया है उसको हम कहेंगे वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस है। जो j के साथ आया है उसको हम कहेंगे वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस है। इस तरह से ये जो हमारे पास वेलोसिटी आ गई है, अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्सेलरेशन होगा। और उसमें जो i के साथ पार्ट आएगा, जो i का कोफिशिएंट होगा, वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस होगा।
और जो जे का कोफिशिएंट होगा वो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा। यानी अब हम एक्सेलरेशन की रिलेशन बनाना चाहते हैं इस टाइप की, I प्लस जी। वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे बनाया जा सकता है जी, वेलोसिटी का लेंगे डेरिवेटिव तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाई dt या a वो बन जाएगा d2x बाई dt स्क्वेयर i प्लस d2y बाई dt स्क्वेयर j, और ये जो d2x बाई dt स्क्वेयर है ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस है, और ये जो हमारे पास d2y बाई dt स्क्वेयर है ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस है, और d2x बाई dt स्क्वेयर और d2y बाई dt स्क्वेयर इन दोनों को मजमूई तौर पर हम कहेंगे ये कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन है। तो हमने मालूम कर लिए हैं कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, और एक एग्जांपल करने लगे हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है कि किसी भी टाइम t पर द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कैन बी स्पेसिफाइड बाय, ये पार्टिकल की पोजीशन है। पार्टिकल की पोजीशन को हम कॉमनली p और x, y लिखते हैं। तो ये बेसिकली x है और ये y है। पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी टाइम t पर, इसकी पोजीशन इस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रही है। जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो a cos ओमेगा t है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो a sin ओमेगा t है, जिसमें a और ओमेगा जो हैं वो दोनों कांस्टेंट्स हैं। फाइंड करने हैं हमने कंपोनेंट्स इसकी वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस वाले कंपोनेंट हमें चाहिए वेलोसिटी के भी और एक्सेलरेशन के भी। अभी हमने देखा है dy बाई dt जो है वो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस है, और d2y बाई dt स्क्वायर जो है कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस है। तो बेसिकली हमने dy बाई dt और d2y बाई dt स्क्वायर मालूम करने हैं। उसके लिए y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई dt आ जाएगा, और उस dy बाई dt का डेरिवेटिव लेंगे तो d2y बाई dt स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास मौजूद है a sin ओमेगा t। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dy बाई dt डेरिवेटिव हमें मालूम है, a कांस्टेंट है, sin का cos ओमेगा t और ओमेगा t का ओमेगा, तो a ओमेगा cos ओमेगा t। ये जो मेरे पास dy बाई dt आया है a ओमेगा cos ओमेगा t, यही हमारे पास क्या है वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। और एक दफ़ा फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास d2y बाई dt स्क्वायर होगा, a और ओमेगा कांस्टेंट हैं, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t और फिर ओमेगा t का ओमेगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। ये क्या है d2y बाई dt स्क्वायर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस है। यही दो चीज़ें उसने मालूम करने के लिए कही थी और हमने मालूम कर ली हैं। जैसे हमने वेलोसिटी के कार्टेशियन कंपोनेंट्स मालूम किए हैं, यानी कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस और कंपोनेंट्स अलोंग y एक्सिस, इसी तरह से अब हम मालूम करना चाहते हैं टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट कोई डायरेक्शंस होंगी। अगर कोई पार्टिकल जो है वो हमारे पास मूव कर रहा है किसी भी पॉइंट के ऊपर, जो टेंजेंट वेक्टर होगा उस टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन को हम टेंजेंशियल डायरेक्शन कहेंगे। जो टेंजेंट वेक्टर होगा टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन को हम टेंजेंशियल डायरेक्शन कहेंगे, और टेंजेंट के साथ जो 90 का एंगल बनाता हुआ वेक्टर होगा हम उस वेक्टर को, उस डायरेक्शन को नॉर्मल डायरेक्शन कहेंगे। टेंजेंट की डायरेक्शन में कॉमनली हम t यूनिट वेक्टर लिया करते हैं, और नॉर्मल की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लिया करते हैं वो हम n लिया करते हैं। ये n कैसे मिला करता है उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। इस वक्त हम वेलोसिटी के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स बनाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसी तरह से वेलोसिटी को लिख सकें सम कोफिशिएंट इनटू t प्लस सम कोफिशिएंट इनटू n। जो t के साथ आएगा उसको हम वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट कहेंगे, और जो n का कोफिशिएंट बनेगा वो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल होगा या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। इसी तरह से हम चाह रहे हैं एक रिलेशन ड्राइव करना कि एक्सेलरेशन को लिख सकें सम
कोफिशिएंट इनटू टी यूनिट वेक्टर जो कि टेंजेंट के लॉन्ग वेक्टर है, प्लस सम कोफिशिएंट इनटू एन यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएगा वो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, और यहाँ जो कोफिशिएंट आएगा वो एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट होगा। टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन आपको मालूम है क्या होती है। अगर किसी भी कर्व के ऊपर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो PQ वेक्टर बनाएं, और जब Q P को अप्रोच करे जिस डायरेक्शन में होता है हम उसको टेंजेंट वेक्टर कहते हैं, और टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाता हुआ जो वेक्टर होता है हम उसको नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वेलोसिटी को इस शक्ल में लिख सकें, और हम कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन को इस शक्ल में लिख सकें। T यूनिट वेक्टर है अलोंग टेंजेंट, N यूनिट वेक्टर है अलोंग नॉर्मल। वेलोसिटी को हम इस शक्ल में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हमने लिखना हो तो हम लिख सकते हैं उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। V को हम लिख सकते हैं वेक्टर V की मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है किसी कर्व के लॉन्ग, तो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है प्रूव किया जा सकता है कि वो टेंजेंट के लॉन्ग होती है, यानी उसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो टी यूनिट है। तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं v की मैग्नीट्यूड को बगैर मॉडुलस के लिख लें इनटू टी यूनिट, और यहाँ पे कोई नॉर्मल नहीं आ रहा है, यानी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v इंटू टी यूनिट प्लस 0 इंटू एन यूनिट। और यहाँ पे ये v मैंने आपको बता दिया v किसके इक्वल है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। यहाँ पे ये जो टी यूनिट का कोफिशिएंट है इसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, और एन यूनिट का जो कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, 0 है, उसको हम नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। आप ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज़ इंटायरली अलोंग द टेंजेंट। अगर आप वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाना चाहें, एक कंपोनेंट टेंजेंट की डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट नॉर्मल की डायरेक्शन में, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता है, और नॉर्मल की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0 आ जाता है। वेलोसिटी के लिए कॉमनली वर्ड यूज़ किया जाता है कि वेलोसिटी इज़ इंटायरली अलोंग द टेंजेंट। हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स अलोंग टेंजेंट और नॉर्मल बना लिए, देख लिए, याद रखने हैं। अब हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स अलोंग टेंजेंट और नॉर्मल देखना चाहते हैं क्या होते हैं। डेरिवेशंस में नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। अगर हम इस v को डिफ्रेंशिएट करें और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस करें तो हम एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला बना सकते हैं dv ओवर dt टी यूनिट प्लस v स्क्वायर ओवर रो n यूनिट। इसमें जो रो है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो टी यूनिट के साथ है वो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और जो n यूनिट के साथ है वो एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा। मैंने कहा मैं ये रिज़ल्ट बनवा नहीं रहा, ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे dv ओवर dt जिसको at से लिखेंगे, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, और जो v स्क्वायर ओवर रो है ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। रो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसको आप डिटेल से देख सकेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लेक्चर्स में। फिलहाल यहाँ पे हम रो का फार्मूला लिख रहे हैं, वो आपको याद रखना है। अगर आपके पास कार्टियन कर्व हो y इक्वल टू fx टाइप की, और आपको उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करना हो, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फार्मूला है 1 प्लस y के डेरिवेटिव का स्क्वायर और इस होल की पावर 3/2 ओवर सेकंड डेरिवेटिव का मॉडुलस। इस फार्मूले से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम कर सकते हैं। तो वेलोसिटी के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं, एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स अलोंग एक्स और वाई एक्सिस देखे, कंपोनेंट्स अलोंग टेंजेंट और नॉर्मल वेक्टर्स देखे, इस तरह से हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स दो मजीद डायरेक्शंस के अलोंग भी देखना चाहते हैं। पहले डिफाइन करते हैं वो दोनों डायरेक्शंस कौन सी हैं, और फिर उनके अलोंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स देखते हैं। हम बात करने लगे हैं रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन की। हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई किया जाता है दो चीज़ों से, एक रेडियस वेक्टर से और एक पोलर एंगल थीटा की मदद से। अगर फर्ज करें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ कहीं एक पॉइंट P है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिला लें और इस डिस्टेंस को r कह लें, और
इस OP लाइन के एंगल विद एक्स एक्सिस को थीटा कह लें तो इस थीटा को हम पोलर एंगल कहते हैं। और वेक्टर OP अगर हम बना लें तो R जो है हम इसे रेडियस वेक्टर कहते हैं। पॉइंट P की पोजीशन को हम इन R और थीटा की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन R और थीटा को हम पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास ये कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ये उसका पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है, ऑर्बिट है, किसी भी पॉइंट P पर इसको ओरिजिन से मिलाकर OP इसका रेडियस वेक्टर है और इस OP लाइन का एंगल इसके साथ थीटा बन रहा है। ये जो हमारे पास R थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टियन कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, इनकी हमारे पास रिलेशन भी मौजूद होती है। x इक्वल होता है r cos थीटा के और y इक्वल होता है r sin थीटा के। ये जो पॉइंट P को ओरिजिन से मिलाकर वेक्टर OP बन रहा है r वेक्टर, इस r वेक्टर को हम रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। इस वेक्टर r के लॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर लिया जाए तो हम उसे रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन और इसके लॉन्ग आप यूनिट वेक्टर r यूनिट बना सकते हैं। r अभी वेक्टर थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि वेक्टर r जो है वो xi प्लस yj है और x चूंकि r cos थीटा के इक्वल है, y r sin थीटा के इक्वल है, तो वेक्टर r जो है वो मेरे पास r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j है। और अगर आप यहाँ से यूनिट वेक्टर r मालूम करना चाहें तो यूनिट वेक्टर r मालूम किया जा सकता है वेक्टर r को r की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके और वो बन जाएगा cos थीटा i प्लस sin थीटा j। जो r है ये यूनिट वेक्टर है इन द रेडियल डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर r जो है वो इक्वल है cos थीटा i प्लस sin थीटा j के। अब अगर एक ऐसा वेक्टर बना जाए जो इस रेडियस वेक्टर के साथ 90 का एंगल बनाए और इसकी डायरेक्शन जिस साइड पर थीटा इंक्रीज हो रहा है उस साइड पर हो, रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाते हुए दो वेक्टर हो सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में भी और एक इस डायरेक्शन में भी। इस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में अगर यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर लिया जाए रेडियस के ऊपर तो इस यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर को हम एस से डिनोट करते हैं और इस डायरेक्शन को हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहते हैं। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रेडियल इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे हम एस यूनिट वेक्टर कहते हैं। अगर हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो r और थीटा है, रेडियल वेक्टर का एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है तो ट्रांसवर्स वेक्टर का एंगल थीटा प्लस 90 हो जाएगा। और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे थीटा की फॉर्म में तो वो हमारे पास माइनस साइन थीटा i प्लस कॉस थीटा j हो जाएगा। आपको r यूनिट वेक्टर मालूम है, आपको s यूनिट वेक्टर मालूम है। अब हम चाहते ये हैं कि वेलोसिटी को लिख सकें, किस शेप में हम वेलोसिटी को लिख सकें, किसी तरह से सम कंपोनेंट सम कोफिशिएंट इनटू r यूनिट प्लस सम कोफिशिएंट इनटू s यूनिट। अगर आप वेलोसिटी को इस शक्ल में लिखेंगे तो जो r यूनिट के साथ आएगा हम उसको कहेंगे वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट है और जो s यूनिट के साथ आएगा जिसको हमने ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहा है उसके साथ जो कंपोनेंट आएगा, उसके साथ जो कोफिशिएंट आएगा हम उसको वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहेंगे। इस तरह से हमारी ख्वाहिश ये भी है कि हम एक्सेलरेशन को भी लिख सकें r यूनिट प्लस s यूनिट की शेप में। ये काम अब हम करना चाहते हैं, यानी हम मालूम करना चाहते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके लिए हम वेलोसिटी को लिखना चाहेंगे किस शेप में, दोबारा याद करवा देता हूँ, r यूनिट प्लस s यूनिट की शेप में। और हम एक्सेलरेशन को लिखना चाहेंगे r यूनिट प्लस s यूनिट की शेप में। वेलोसिटी जो है हमें मालूम है वो किसके इक्वल है, वो dr/dt के इक्वल है और हम वेलोसिटी को इस शेप में लिखना चाहते हैं। अब वो कैसे लिखेंगे, वो लिखने का प्रोसेस वो मैं डिस्कस यहाँ नहीं कर रहा। हम याद रखेंगे कि वेलोसिटी को जब आप इस शेप में लिखेंगे तो उसका फार्मूला आएगा r डॉट r यूनिट प्लस r थीटा डॉट s यूनिट, जहाँ पे r डॉट का मतलब है r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और ये r वेक्टर r की मैग्नीट्यूड है या पोलर कोऑर्डिनेट है। और
जो थीटा डॉट है उसका मतलब है थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर जो डॉट्स हैं वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप आसानी से अब कह सकते हैं कि जो आर यूनिट के साथ आर डॉट आया है ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और जो एस यूनिट के साथ आर थीटा डॉट आया है ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। और जब आप इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे, v का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेलरेशन को आप r यूनिट और s यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे जो r यूनिट के साथ आ रहा है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के रेडियल कंपोनेंट को ar से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी के रेडियल कंपोनेंट को vr से और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स को v थीटा से। एक्सेलरेशन के रेडियल कंपोनेंट को ar से और ट्रांसवर्स कंपोनेंट को a थीटा से शो करेंगे, और वो होगा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। ये फार्मूला ये आपको याद रखने हैं। ये एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स हैं, ये वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स हैं। ये फार्मूला ही कैसे ड्राइव हुए हैं उस डेरिवेशन में हम इस वक्त नहीं जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में लास्ट में हम एक एग्जांपल करने लगे हैं। फाइंड करने हैं रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। पार्टिकल के एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। वो पार्टिकल मूव कर रहा है इस सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और c है। एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं? जब भी कोई पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव करता है उसके रेडियल कंपोनेंट जो हैं वो r और थीटा होते हैं। जैसे जैसे वो मूव करता है उसका एंगल चेंज होता है। जो एंगल का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम थीटा डॉट, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो इक्वल है किसके? c के। थीटा डॉट यहाँ पे हमें गिवन है कि वो c है, और हमें मालूम करने हैं एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। उसके लिए हमें एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स के फार्मूला ही याद हैं। एक्सेलरेशन के रेडियल कंपोनेंट का फार्मूला r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर है, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट का फार्मूला 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत है r की, थीटा डॉट की और थीटा डबल डॉट की। हम r मालूम करेंगे इस कार्टियन कर्व से। ये जो हमारे पास कार्टियन कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसके लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है, वहां से हम r मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? हमें मालूम है कि x इक्वल होता है r cos थीटा के, y इक्वल होता है r sin थीटा के। ये कार्टियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स की रिलेशंस हैं। x और y की ये वैल्यू इस कर्व की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। r स्क्वायर को कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मालूम है किसके इक्वल होता है? 1 के। तो हमारे पास r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट ले लें तो r की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस a आ गई। लेकिन कॉमनली हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में r को पॉजिटिव ही ले लिया करते हैं, तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर a आ गई। r आ गया a। फार्मूला में हमें r के साथ साथ r का फर्स्ट डेरिवेटिव, r का सेकंड डेरिवेटिव, थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव और थीटा का सेकंड डेरिवेटिव जो है उनकी ज़रूरत है। हमारे पास क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो c दी हुई है, और हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो थीटा के डेरिवेटिव को कहते हैं, यानी थीटा डॉट हमें c के इक्वल है। r हमारे पास a के इक्वल है, थीटा डॉट c के इक्वल है। हमें r डॉट r डबल डॉट थीटा डबल डॉट की ज़रूरत है। यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। r का डेरिवेटिव लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से, थीटा डॉट का डेरिवेटिव लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से, तो r का डेरिवेटिव r डॉट हो जाएगा और कांस्टेंट a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जो थीटा डॉट है वो c के इक्वल है, तो थीटा डबल डॉट जो है सेकंड डेरिवेटिव लेने पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। ये जो r डॉट है इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट कर लें तो हमारे पास r डबल डॉट का आंसर भी 0 आ गया। वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ये वैल्यू इन दो फार्मूलाई में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ए आर में और ए थीटा के फार्मूले में। ए आर में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आर डबल डॉट की जगह 0 आ जाएगा, आर की जगह ए आ जाएगा, थीटा डॉट की जगह सी आ जाएगा। तो ए आर आ जाएगा
0 माइनस ए सी स्क्वेयर या कह लें माइनस ए सी स्क्वेयर। ये एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आ गया। एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट मालूम करने के लिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आर डॉट की जगह 0 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे आर की जगह ए और थीटा डबल डॉट की जगह 0 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी और हमारे पास एक्सेलरेशन का जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो 0 आ गया। हमने एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स मालूम कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हमने मैकेनिक्स की डेफिनेशन की है और मैकेनिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस की डेफिनेशन की है और काइनेमैटिक्स को डिफाइन किया है क्या होता है, और हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को स्टडी किया है। काइनेमैटिक्स हमने कहा जब फोर्सेस किसी पार्टिकल पे, बॉडी पे या सेट ऑफ बॉडीज़ पे एक्ट करती हैं तो उन फोर्सेस के एक्शन की वजह से उनमें जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उस पे अप्लाइड फोर्सेस को डिस्कस नहीं करते हैं। इस ब्रांच को हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। तो हमने आज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डिफरेंट फार्मूलाए ड्राइव किए हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स, कार्टेशियन कंपोनेंट्स, टेंजेंट और नॉर्मल कंपोनेंट और रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स के फार्मूलाए लिखे हैं और चंद एग्जांपल्स किए हैं। आज के लिए इतना ही।